Hello, my lovely children. Welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankuri, your biology teacher. बेटा आज के बोनस सेशन में yet another important crucial topic of your syllabus. Like I say, वो NCERT के charts, diagrams, cycles वो ही है जो काफ़ी scoring और rank giving questions हैं. और बहुत सारे syllabus के होते हुए बहुत सारी theory पढ़ते पढ़ते इन end के दिनों में हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं. We just miss out on revising these important diagrams, charts, classifications given in our textbook. राइट आई एम श्योर आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. लाइक आई कॉल दीज सेशंस द अलार्म सेशंस. दीज सेशंस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर विद ऑल दोज माइन्यूट टॉपिक्स विच वी मिस. सो नेवर मिस दीज सेशंस, गो थ्रू देम. और जो डायग्राम्स आपको लग रहे हैं, जो साइकिल्स आपको लग रहे हैं दैट आई नीड मोर रिविजन, दैट इज एन अलार्म फॉर यू. सो यू open the textbook, you revise them. If you have doubts, you can ask me in the comment section. I will try to clear your doubts. Okay, so like I say, अगर प्रिपरेशन करते हुए कहीं पे भी मुश्किल आ रही है एंड यू फील दैट यू नीड मोर हेल्प, और देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो बार बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग इट, सब करके देख लिया, अब समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे इस टॉपिक में से स्पेशली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने, टेस्ट सॉल्व करने, डीपीपी सॉल्व करने, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन माई वीकनेसेस, राइट, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ प्रोफिशिएंट आई एम इन द कॉन्सेप्ट. मेरा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है कोई मुझे ये बताए. ऐसा ना हो कि एग्जाम सेंटर में जाकर पता लग रहा है कि यार ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का वीक रह गया और ये स्ट्रॉन्ग रह गया. तो उसके लिए ट्राई द आकाश बायजूस ऐप, which is the best app, first time in the country. Download the app, try it free of cost for 14 days, and you will see the change in your preparation. Yeah? So coming to the important charts and tables, like always in these sessions, प्लीज़ मेक श्योर कि टेबल का दिया हुआ एक भी पॉइंट हम मिस ना करें. 11th क्लास 12th क्लास दोनों की ही बायो, बॉटनी, ज़ूलॉजी में दिए हुए टेबल्स. तो एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो सेकेंड चैप्टर है आपका क्लास 11th का, उसमें एक टेबल दिया हुआ है. जब मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था क्लास 11th रिविजन सेशंस में, मैंने आपको बोला था हर साल सिर्फ इस टेबल में से क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाता है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई चिंता करने की बात नहीं है. लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि इस टेबल में से तो क्वेश्चन आता ही आता है. तो आप देखो कि वो क्या करना चाह रहा है. इस टेबल में वो आपको बता रहा है कि हमने कैसे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की है. आर.एच. विटेकर ने जब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी थी बच्चों, तो उन्होंने काफी ध्यान रखा था कि वो ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बना सके, कंसिडर कर सके फॉर क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, चाहे फिजियोलॉजिकल है, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल है, चाहे स्टोर्ड फूड है, ऑल दीज, रिप्रोडक्शन है, ये सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने नजर में रखा और हमें ये डिवीजन मिली. तो आप अगर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस को देखो, इन 3 किंगडम्स को देखो, तो आपको दिखता है कि सेल टाइप इज डिफरेंट, सेल वॉल इज डिफरेंट, और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोनेरा इज अ किंगडम ऑफ just prokaryotic cell, the cell with the primitive nucleus, as simple as that. है तो क्वेश्चन इजी, या लेकिन कभी कभी एग्जाम सेंटर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंफ्यूज होने का मैं एक एग्जाम्पल दूं कि भाई प्रोटिस्टा और फंगस दोनों में यूकैरियोट्स हैं, लेकिन डिफरेंस है, एक डिफरेंस है. प्रोटिस्टा में मुझे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स मिलते हैं, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स मिलते हैं, और फंगस ऑनवर्ड्स, किंगडम माइकोटा ऑनवर्ड्स, मुझे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स मिलते हैं. अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, तो बैक्टीरिया की जो किंगडम है, मोनेरा किंगडम डेडिकेटेड है बैक्टीरिया के लिए, तो उसमें मुझे नॉन सेल्यूलोजिक नैग और नैम पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल मिलती है ना, जिसमें नैग और नैम शुगर्स रहती हैं. बताया था मैंने आपको, राइट, इन द क्लास ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. उसके बाद प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं, या तो होगी नहीं सेल वॉल,
होगी तो मोस्टली सेल्यूलोजिक होगी, लेकिन जो अरेंजमेंट है सेल वॉल्स का वो डिफर करता है अमंग द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। फंगस में द फंगल सेल्यूलोज कॉल्ड काइटिन इज प्रेजेंट। यस, उसके बाद हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये तो आई थिंक सबको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इसीलिए तो उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, उनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव इसी सेंस में है। दे डोंट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए सेफली पड़ा है। दे डोंट हैव द न्यूक्लियर ऑनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोटिस्टा ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमने कहा कि प्रोटिस्टा ऑनवर्ड्स हमने ट्रू न्यूक्लिएटेड सेल्स देखे, यू मतलब ट्रू, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा एज वेल एज फंगस। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर आ गए भाई। क्या बताया था मैंने कि मोनेरा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई। लेकिन फंगस ऑनवर्ड्स मुझे थोड़ा बहुत अरेंजमेंट ऑफ सेल्स दिख रहा है, हाइफे बनते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन दिखती है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा एग्जैजरेटेड, सबसे ज्यादा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना लोएस्ट किंगडम मोनेरा में मिलता है। बैक्टीरिया तो किसी भी चीज पे फीड करता है ना, वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिज्म में भी वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है प्लांट्स की तरह, और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वो पैरासिटिक भी हो सकता है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में कि द मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। टेबल में से क्वेश्चन, डरने की बात नहीं है, बट दैट ऑल्सो टेल्स अस कि हम ये टेबल्स इग्नोर ना करें। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो मोस्टली मुझे ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन मिल रही है ना, डाइटम्स हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, और हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिल रहा है हमारे पास। इनफैक्ट इट्स अ मिक्स्ड बैग। हमारे पास फंगस लाइक, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास यूग्लिनॉइड्स हैं जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, तो वो सब आप याद रखेंगे। एंड देन इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, राइट? सो बी वेरी, हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन। अब दिन कम होते जा रहे हैं, है ना, वो फाइनल डे पास आता जा रहा है, तो आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन करें कि यार दिमाग घर में छोड़ के नहीं जाना है, एग्जाम सेंटर में लेकर जाना है, और मेरी बहुत अच्छी फोकस और अटेंशन वहां पर रहेगी। हाउ इंटेलिजेंटली यू सॉल्व द क्वेश्चन, आपकी नेगेटिव मार्किंग फिर नील रह जाती है ना, सिली मिस्टेक्स ना करें। फंगस ऑनवर्ड्स, देखो फंगस एक ऐसी किंगडम है जिसमें सोनली हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, या तो वो पैरासिटिक है, दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे रहेगी, है ना, या फिर वो सैप्रोफाइटिक है, डेड मैटर पर रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? प्लांटे और एनिमिलिया तो आप लोग, क्योंकि प्लांटे और एनिमिलिया आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है, सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी की भी गलती होगी। ये याद रखना कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये हम सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अच्छा, प्लांटे में ऑर्गेनाइजेशन देख लेना, प्लांट किंगडम में ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि जब आपको नोट्स मिले ना तो आपके पास कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिसकी वजह से आप एग्जाम वाले दिन गलती करें। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नो, बट इन एनिमल किंगडम आई गेट ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अच्छा, plant kingdom love to make their food. In fact, they make food for the entire planet. So, autotrophic mode of nutrition. लेकिन animals are dependent on other animals or plants. The holozoic or saprophytic mode of nutrition. Is that clear? These terms, as easy as they seem, जब क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं दोबारा कहूंगी, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए, और अगर ये टेबल आपके दिमाग में विद अंडरस्टैंडिंग इम्प्रिंटेड है, आपको मतलब पता है कि भाई हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक का क्या मीनिंग है, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। फिर मैं आती हूँ प्लांट किंगडम पर। रेडी? प्लांट किंगडम,
इसको जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो भी मैं बता रही हूँ उसको आप एनसीईआरटी में ऐड करते जाइए. फ्रेश नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है और क्लास के एंड में पीडीएफ तो मिल ही जाएगा. सो दिस इज इनफ फॉर यू. प्लांट किंगडम में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. अगेन हाई यील्डिंग टेबल. भाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम सिर्फ कलर पे बेस नहीं थी, सिर्फ पिगमेंट पे बेस नहीं थी. दैट वॉज द मेजर रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल था, वो दिखता था कि ये लाल कलर की एल्गी है, ये ग्रीन है और ये ब्राउन है. बट मेनी फैक्टर्स, कभी भी क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं की जाएगी कि सिर्फ एक कलर और पिगमेंट. ऑफ कोर्स कलर इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, कि हमने एक ही बेसिस लिया, एक ही पॉइंट लिया और कर दिया क्लासिफाई. दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो क्या क्या पॉइंट्स थे जब हमने एल्गी को क्लासिफाई किया? You had the pigments, of course, very very important, observable feature. फिर stored food, cell wall, flagellar number, क्या वो मोटाइल एल्गी है, क्या वो इमोटाइल एल्गी है और रहती कहाँ पर है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेजर पिगमेंट की बात करूँ, क्लोरोफिल ए सब में है, इट इज द यूनिवर्सल पिगमेंट. और रोडोफाइसी में डी है, फियोफाइसी में सी है और क्लोरोफाइसी में हायर प्लांट्स की तरह बी है. ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी एल्गी में हायर प्लांट्स वाले पिगमेंट है. अच्छा, इसमें ना कंफ्यूज ना होने का ट्रिक ये है, बी सी डी इस सीक्वेंस में याद करो. मैं तो ऐसे ही याद करती थी, ग्रीन ब्राउन रेड, बी सी डी. ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है पिछले कुछ सालों में, और इसको इजी क्वेश्चन माना जाता है. When the examiner is simply asking you which of the following pigments are present in rhodophyceae, or why rhodophyceae appear red in color? Because they have phycoerythrin. Why brown algae appear brown in color? Fucoxanthin, which is a type of xanthophyll, है ना. And these are green in color क्योंकि इनके पास A और B है. राइट. स्टोर्ड फूड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो इन टेबल्स में से, साइकिल्स में से, एनसीईआरटी के टेबल्स में से ना, मैं आपको ये नहीं कहूंगी ये इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है. सो ट्रीट एवरी टेबल, एवरीथिंग दैट आई ब्रिंग टू यू इन दीज बोनस सेशंस एज सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो सेल वॉल, अगर मैं रोडोफाइसी की बात करूं तो मुझे यहाँ पे पॉलीसल्फेट ईस्टर्स मिलते हैं. अगार अगार मिलता है या नहीं मिलता है, विच इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट. हाइड्रोकोलॉइड्स मिलते हैं. और इसके पास, ब्राउन एल्गी के पास एल्जिन होता है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड कमर्शियली. हेंस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ग्रीन एल्गी हायर प्लांट्स की तरह, अगेन अ फीचर विच इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स. क्वेश्चन सेल्यूलोज की बनी है, नो कंफ्यूजन. उसके बाद आपका ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि रोडोफाइसी में मोटाइल फॉर्म्स आर एब्सेंट. ये नहीं मूव करती, ये रॉक्स के साथ अटैच रहेगी, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेगी. फ्लैजुला आर एब्सेंट. फियोफाइसी में फ्लैजुला लैटरली अराइज होते हैं, एपाइकली नहीं होते हैं, और अनइक्वल फ्लैजुला होते हैं. ओके, अनइक्वल फ्लैजुला लैटरली present sideways, whereas in chlorophyceae they are more in number. They can be 2 to 8 in number, 2 से 8 के बीच में, और ये इक्वल होते हैं. बड़ी डिसिप्लिन्ड एल्गी है ये. इक्वल होते हैं और एपाइकल होते हैं. यानी कि अगर ये बॉडी है एल्गी की, ये मैंने इसकी बॉडी बना दी तो यहां से बनेंगे ये, और ब्राउन एल्गी में लैटरली अराइज होंगे. ओके. हैबिटेट याद रखना, क्लोरोफाइसी आपको हर जगह फ्रेश वाटर या आपको सी वाटर में मिलेगी, दोनों में मिलेगी, ब्रैकिश में भी मिलेगी, विच इज अ मिक्सचर ऑफ द टू. लेकिन फियो और रोडोफाइसी आर मोस्टली मरीन इन हैबिटेट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. फिर लाइफ साइकिल. या लाइफ साइकिल, प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल में क्वेश्चन ना आए ऐसा मैंने होता हुआ नहीं देखा है, क्योंकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दे आर स्पेशल because of their life cycle. You understand evolution as you understand life cycle, right? तो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, क्लास में भी आपको बताया है कि 3 तरह के लाइफ साइकिल हैं प्लांट किंगडम में, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्लांट्स. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब स्पोरोफिटिक और
गैमेटोफिटिक जनरेशन में ऑल्टरनेट करना, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जनरेशंस में ऑल्टरनेट करना, लाइफ में दोनों का अपीयर होना, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन कौन ज्यादा है कौन कम है, उसके बेसिस पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज्यादातर जिंदगी में गैमेटोफाइटिक फेज रहा या हैप्लॉइड फेज रहा, है ना, गैमेटोफिटिक या हैप्लॉइड फेज रहा। और जाइगोट वाज द ओनली वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पोरोफिटिक फेज। तो ऐसा लाइफ साइकिल जो एल्गी में है दैट इज हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दूसरा ऑपोजिट है, मोस्ट ऑफ द लाइफ इज डिप्लॉइड और स्पोरोफिटिक। विद मी, इट इज स्पोरोफिटिक। इतना तो पता है ना कि स्पोरोफिटिक इज डिप्लॉइड जनरेशन, गैमेटोफिटिक इज हैप्लॉइड जनरेशन। गैमेटोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। दैट इज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो हमारा हायर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, comfortable. Then we come in something called as haplodiploidic. Interesting. Seen in bryophytes and pteridophytes. But किसी भी हालत में ये फर्क मत भूलिएगा, ये डिफरेंस मत भूलिएगा कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेटिंग या बेटर टर्म इज पेरेंट जनरेशन, जहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट, नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, है ना, दैट इज अ गैमेटोफाइट और हैप्लॉइड जनरेशन। वी आर गुड। गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा एंड देन द प्लांट मूव्स टू स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक पे डिपेंडेंट है, ओके। और टेरिडोफाइट्स में कहानी अलग है। स्पोरोफाइट इज द पेरेंट जनरेशन। टेरिडोफाइट में सबसे पहले डिप्लॉइड बॉडी डोमिनेंट बनी थी और फिर वो चलता रहा, है ना, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में फिर वो चलता रहा। अब ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट या पेरेंट जनरेशन है, लेकिन गैमेटोफाइट जनरेशन इज नॉट डिपेंडेंट, उसकी अपनी अलग एग्जिस्टेंस है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो हुआ जब दोनों अपनी एग्जिस्टेंस, दे आर मेकिंग अ मार्क इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, ओके। ये हो गया। इसी से ही रिलेटेड ये डायग्राम है लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, सेम डायग्राम है, सिर्फ मैंने एनसीईआरटी का फील आपको आए और रेप्लिकेट किया है डायग्राम एनसीईआरटी का, सेम थिंग। एग्जाम्पल्स याद रखना। वो बोलेगा मर्केंशिया में कौन सा लाइफ साइकिल है, तो आपको पता है कि मर्केंशिया ब्रायोफाइट है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। वो बोलेगा फ्यूकस में कौन सा लाइफ साइकिल है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करवाएंगे भाई। फ्यूकस एक ऐसी एल्गी है जो एक्सेप्शन रखती है, एनसीईआरटी देती है ये, इट हैज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक्सेप्शंस में से तो क्वेश्चन आता ही है। फिर हम मूव किए चैप्टर 5 विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। करें इसको। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स। तो सबसे पहले मैंने लिया रूट मॉडिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों मॉडिफाई करती हैं अपने आप को। टैप रूट आपको डाइकॉट्स में मिलती है, एडवेंटिशियस रूट आपको मोस्टली मोनोकॉट्स में मिलती है। दोनों ही अपने आप को काफी ज्यादा अडेप्ट करती हैं, मॉडिफाई करती है टू स्टोर फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड इज द कॉमन मॉडिफिकेशन इन बोथ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। फूड स्टोर करके क्या शेप एज्यूम करी रूट ने, what is the shape? According to that, I have the conical, fusiform, napiform and tuberous root. एक एक एग्जाम्पल आप इसका याद कर सकते हैं, राइट। और एडवेंटिशियस में ना ज्यादा शेप का चक्कर नहीं है। स्वीट पोटैटो इज अ ट्यूबरस रूट। ऑर्किड्स आर ऑल्सो फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स। लेकिन स्वीट पोटैटो में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बिकॉज वो एनसीईआरटी में दिए। एस्पैरागस, ऑर्किड्स, दीज आर ऑल्सो एडवेंटिशियस स्टोरेज रूट्स, लेकिन वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। यू कैन, बट स्वीट पोटैटो इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बिकॉज पीपल कंफ्यूज इट विद पोटैटो। उसके अलावा जो फंक्शनल मॉडिफिकेशन है टैप रूट में, न्यूमेटोफोर्स जो मैंग्रोव स्पीशीज में होती है,
मैंग्रोव स्पीशीज में होती हैं। ये पेड़ काफी सलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं, दलदल में ग्रो करते हैं, मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं। तो इनकी रूट्स को ब्रीथ करने के लिए जमीन से बाहर ऑपोजिट डायरेक्शन में, यूजुअली रूट तो अंदर ग्रो करती है, ये रूट्स ऑपोजिट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बन जाती है। अरे भाई सांस लेना है, तो दोज आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स। वेरी नाइस क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी, स्कोरिंग क्वेश्चन। उसी तरह एडवेंटिशियस रूट का फंक्शनल मॉडिफिकेशन इज टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट। स्पेशली मोनोकॉट्स की स्टेम काफी वीक रहती है, तो इस रूट ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट दूंगी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉप रूट्स, बैनियन ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। एरियल स्टेम की ब्रांचेस से निकलती हुई रूट्स विच गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द ट्रंक ऑफ द ट्री। उसके बाद स्टिल्ट रूट्स है ना, स्टिल्ट रूट्स इस तरह से फैल जाती हैं। अगर वो फैल जाती हैं सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द pressure which is on the main root. It is an example of maize, sugarcane, pandanus, right? And इसके अलावा आपके पास climbing roots भी होती हैं which is seen in money plant. तो जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं वो मिस नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा है क्लास में जिसका ये टॉपिक वीक रह गया है, right? You still have time. Don't give up. You still have time. Go to the playlist and watch this entire chapter. Increase speed पर at least ये जरूर देख लो the modification of the plant parts. Root की हो गई, stem की modification. काफी question आते हैं stem modification से. I can't say this enough कि stem gains a lot of importance not only in this chapter but also in the chapter first of class 12th which is reproduction in organisms. क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसी से ही होती है और सबसे कॉमनली स्टेम में होती है। तो ये जो टॉपिक्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं उनको ना करके जाने का रीजन नहीं होना चाहिए। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस करिए, सब एरियल कीजिए, एरियल कीजिए, राइट? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में आपका राइजोम विच इज एलोंगेटेड। अच्छा, ट्यूबर में से क्वेश्चन मैं जो बोल रही थी, पोटैटो, potato is a stem modification, ginger is a rhizome. They can simply ask this. Yeah, this is colocasia arbi and bulb is your onion. So these are all, what are we eating? These are all edible stems commonly used in the kitchen. These are all stems. तो sweet potato is a root, वो है tuber ही, ये भी tuber है, but पोटैटो इज अ स्टेम। ये क्वेश्चन मतलब मैं कब से देख रही हूँ, एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी देख रही हूँ, हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। ओके, सब एरियल इज पार्शली बिलो द ग्राउंड, पार्शली अबव द ग्राउंड। इसमें आपका रनर, स्टोलॉन, ऑफसेट एंड सकर आ जाता है। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज योर आइकॉर्निया विच इज द टेरर ऑफ बंगाल। Offset is seen in aquatic plants. फिर stolon is strawberry, है ना? And runner is the lawn grass. Lawn grass इसीलिए फैलती है because it runs. Aerial modifications: tendril, thorn, phylloclade. Tendril cucurbitaceae, thorn is your citrus bougainvillea and phylloclade में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। फिलोक्लेड में क्वेश्चन इसलिए आता है बिकॉज इसमें लीफ मॉडिफिकेशन भी है, स्टेम मॉडिफिकेशन भी है, दो तरह से ये मॉडिफाई हो रहा है। कैक्टस या ओपनशिया में लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हो गया और लीफ का काम स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस स्टेम करती है। स्टेम बिकम्स स्वोलन, है ना? एंड दैट स्ट्रक्चर माय चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज द फिलोक्लेड। ठीक है, तो ये जरूर करके जाना, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन मुझे लगा आपको याद करा देना चाहिए। प्लेसेंटेशन में से क्वेश्चन अगेन हर साल आता है। प्लेसेंटेशन दैट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन अलोंग द प्लेसेंटल टिश्यू विद इन द ओवरी। हमारे पास एक ही इसमें है मल्टीलोक्यूलर ओवरी विच इज योर एक्साइल प्लेसेंटेशन, और ये हमें मिलती है लेमन में, टमेटो में,
उसके बाद पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल मतलब पेरिफ्री पर, साइड्स में, ठीक है। एग्जाम्पल इज योर आर्जिमोन और योर ब्रासिका फैमिली, मस्टर्ड। उसके बाद फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज सीन इन डायंथस। फ्रीली ओव्यूल्स originate in the center of the ovary. Basal placentation will be seen in grasses, जो कि काफी एडवांस्ड फैमिली है. Marginal placentation is seen in the pea family. In the pea family. Is that clear? तो इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए. कॉन्सेप्चुअल वे से सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और डायग्रामेटिक क्वेश्चन तो आ ही सकता है. उसके बाद हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करते हैं. डन. The very next chapter, which is the chapter 6, anatomy of flowering plants में पहला classification of tissue. इसको usually students सोचते हैं यार इसमें से क्या मुश्किल question आएगा, I'll easily do it, लेकिन फंसते हैं. Please make sure you are thorough with the classification of meristematic tissue. ये आपकी position के basis पे classification है. Apical, shoot apex, root apex, no problem. Intercalary in the nodal region, lateral in the lateral sides, lateral or sides of the plant organ. ये है आपका. So ये classification is based on the position of the meristematic tissue in the plant body. Is it clear? ये आपका secondary. अब मैं origin की classification इसमें से निकाल रही हूँ. ये दोनों प्राइमरी हो गया. उसके बाद परमानेंट टिश्यू जो होमोजीनस है, सिंपल परमानेंट, पैरेन्कोलन स्क्लीरन, डेड टिश्यू. स्क्लीरन इज अ डेड टिश्यू. उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट मतलब द सेल्स विल बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर. So xylem and phloem, also the functionally called as the conducting tissue. Thorough? Yes, these are very basics. उसके बाद xylem के components क्या है? Mostly dead. Only living component is parenchyma. Opposite is seen in phloem. ये question आ जाता है, which of the following is the dead component or dead tissue? Sieve tube elements living, although no nucleus. Companion cells living. Parenchyma living. Only dead component are the phloem fibers, also called as bast fibers. तो आपने देखा कि एक ही चार्ट में से आपको जब ये नोट्स मिलेंगे ना, मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, स्पेंड टाइम विद दीज चार्ट्स, योर ओन टाइम. और इस चार्ट में से जैसे मैं एक ही चार्ट से आई कैन फॉर्म सो मेनी क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज माय माइंड हैज द रिलेटेड कॉन्सेप्ट विथ सिंपली द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्लोएम. तो आप एक चार्ट से ही अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू. दिस इज द पावर ऑफ चार्ट्स, टेबल्स एंड क्विक रिविजन. ओके, उसके बाद क्लास 12 के एग्जाम्पल्स देखते हैं. मोस्टली हम देख चुके हैं. इसमें जो चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉलिनेशन का चार्ट. कि भाई पॉलिनेशन प्लांट्स में दो तरह से होती है और इस पे मैंने क्वेश्चन देखा है. एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन. सिंपल पॉलिनेशन इज कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, स्टेमन और कार्पल उसी फ्लावर में है. So that is autogamy और सेल्फ पॉलिनेशन. अब थोड़ा इससे नेक्स्ट स्टेप गए. फ्लावर एक ही प्लांट पे है बट स्टेमिनेट अलग है, पिस्टिलेट अलग है. तो मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर पॉलन ग्रेन्स को जाना पड़ेगा ऑन सेम प्लांट. दैट इज गीटोनोगेमी. फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है बट एक्चुअली जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिक डिफरेंस तो आया नहीं. इंपॉर्टेंट लाइन दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. अब जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रू सेंस में क्रॉस पॉलिनेशन
है ना, जिसमें pollen grain goes to a different plant. So मेल फ्लावर से pollen grain गया दूसरे फ्लावर पर, on the stigma of another flower on a different plant. तो genetic recombination हो गया. So that is your xenogamy or cross pollination. Together they are called as allogamy. Is that clear? This is the classification chart of pollination which is very important. उसके बाद इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आता है, और ये मैं हर क्लास में बोलती हूँ. व्हेन आई टॉट यू दिस चैप्टर, कोई भी ऐसा बच्चा है जो हमसे तब नहीं जुड़ा हुआ था, व्हेन आई टुक द रिविजन सेशंस ऑन वन शॉर्ट सीरीज ऑन इकोलॉजी, ये पहला चैप्टर है जिसमें से शॉर्ट 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं अबाउट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन. ऐसा कोई साल नहीं हुआ मेडिकल एंट्रेंस में जिसमें पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से क्वेश्चन ना आया हो. और जो सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है वो आता है असाइन द साइन. यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा, मे बी दिस विल बी पुट एज अ ब्लैंक एंड यू विल बी गिवन द साइंस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार अगर ये साइन है तो कौन सी इंट्रैक्शन है, या फिर इट विल बी द अदर साइड ऑफ इट. आपको इंट्रैक्शन बता दी गई है कि म्यूचुअलिज्म है और यहाँ पर ब्लैंक है. या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर करेक्ट टू एक्सप्लेन कमेंसलिज्म. So ये chart is super important for population interactions. Of course examples are important. अगर आपको ये टॉपिक मुश्किल लगता है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वाला, क्योंकि ये उतना आसान नहीं है, एक बारी में नहीं समझ में आता, अगर इसमें से 1 या 2 MCQ आ जाते हैं, why not do it? So watch that class, visit the playlist on Akash Byju's NEET channel and please watch this portion at least, which is population interaction in organism and population. तो थोड़ा सा देख लेते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा करते हैं, प्लांट एंड पॉलिनेटर. सो दैट इज अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंट्रैक्शन. कॉम्पिटिशन मतलब 2 ऑर्गेनिजम्स रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं. दैट कैन बी फूड, शेल्टर, मेटिंग, एनीथिंग, रिसोर्सेज. या तो उसमें कंपटीशन इज अ नेगेटिव इंट्रैक्शन. जब तक वो लड़ रहे हैं दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है, बिकॉज दे आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी इन फाइटिंग. ऑफ कोर्स एंड में एक जीतता है. उसके बाद प्रेडेशन. भाई प्रेडेशन में द वन हु इज ईटिंग द प्रेडिटर, दैट इज अ पॉजिटिव स्पीशीज, और जो खाया गया प्रे स्पीशीज, दैट इज अ नेगेटिव इंट्रैक्शन. विद मी ऑन दिस. तो हर्बीवोर्स फीडिंग ऑन प्लांट्स इज प्रेडेशन, है ना. उसके बाद पैरासिटिज्म. अगेन पैरासाइट को तो फायदा हो गया लेकिन होस्ट को नुकसान हो गया. सो देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रैक्शन. सो वी हैव 2 इंट्रैक्शन वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स. वेरी इंटरेस्टिंग. कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म. इसमें एक स्पीशीज न्यूट्रल होती है, उसको फर्क नहीं पड़ता. तो इसमें फायदा भी है कमेंसलिज्म में, जिसमें एक स्पीशीज को तो बड़ा फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को तो पता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एग्रिथ्स ऑन कैटल. और अमेंसलिज्म जो मैं वॉलनट ट्री, जुगलन्स का एग्जाम्पल देती हूँ, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, आप सिंपल एग्जाम्पल याद रखो, एंटीबायोटिक्स. अब पेनिसिलियम फंगस को नहीं पता था, बट इट प्रोड्यूस पेनिसिलिन विच किल्स द बैक्टीरिया. सो एक स्पीशीज इज न्यूट्रल एंड द अदर इज नेगेटिवली इम्पैक्टेड. तो बच्चों, this was about the some of the most important charts जिनसे मैंने previous year में काफ़ी questions आते हुए देखे हैं. This session is really going to help you master many MCQs. आज वाले session में से कई सारे MCQ निकलने वाले हैं. You will thank us on the exam day. Yeah, keep revising in this manner. These sessions also tell you how to revise very quickly. You don't have to worry, अरे ये तो बहुत important chapter है, how will I study so much in anatomy, how will I study this huge chapter? Charts and tables. Yeah, so I'll see you in the next class. Take care and keep working hard.